बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अविरल में पाठ 3 नीलू पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर यानी याद के आधार पर किसी विषय और पर या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को संस्मरण कहते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने नीलू की मां लूसी से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन किया है कि शीतकाल में बर्फ पड़ने पर जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता था तो लूसी किस प्रकार बर्फीले और पथरीले रास्तों में जाकर लोगों के लिए सामान लाती थी। लूसी की मृत्यु हो जाने पर लेखिका नीलू को अपने साथ ले आती है। लेखिका ने इस संस्मरण में नीलू की समझदारी, वफादारी, विवेकशीलता, सहृदयता का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। यह संस्मरण लेखिका के पशु प्रेम को दर्शाता है। यह पाठ जीव मात्र के प्रति दया की भावना विकसित करने का भी प्रयास करता है। नीलू और लूसी एक कुत्ते की कहानी है, कुत्ते के बारे में बताया गया है इसमें। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती है। अल्सेशियन एक कुत्ते की प्रजाति है। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस्म पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार और पिछले पैरों के टखने को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। उत्तरायण में शीतकाल में यह रास्ता जब बर्फ से ढक जाता था तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी, उत्तरायण एक जगह का नाम है पहाड़ के ऊपर, तो वहां के जो निवासी हैं वह लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा सा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। किसे? लूसी को। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ पर बांध देते थे और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई, यानी दोस्ती हो गई। भोटिया कुत्ता, भोटिया भी एक कुत्ते की प्रजाति है। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक बच्चा जो शीत के कारण, ठंड के कारण मर गया, लेकिन दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से यानी उस वातावरण से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। शीतकाल में घ्राण शक्ति कुछ ही कुंठित हो जाने के कारण, यानी कि जो घ्राण शक्ति होती है सुनने की शक्ति, तो एक दिन क्या होता है कि लूसी जब उस दुकान तक सामान लेने जाती हैं तो वापस वह लौट कर नहीं आती। घ्राण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कुत्तों की भी जो सुनने की शक्ति है वह हीन हो जाती है के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि कुछ लकड़बग्घे वहां पे आ गए और उसके आने की गंध लूसी को पता नहीं चली और उसके अनायास आहार बन जाते हैं, यानी कि उसको मार दिया। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
लूसी के लिए सभी रोए, परंतु सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में रो रहा था, चिल्ला रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया गया, यानी मिल्क पाउडर से, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता, उष्णता यानी गर्मी, और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, डलिया यानी टोकरी, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख में भ्रम से सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। कौन कह रहा है? लेखिका महादेवी वर्मा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाई हो गया था। यानी ये नीलू का सौंदर्य का वर्णन किया गया है यहाँ पे। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा और सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिये कुत्ते के समान मजबूत और चौड़े, मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आर पार देखना, पारदर्शी आकृति की, मतलब कि जो नीलू जो था वह लूसी और भोटिये कुत्ते की दोनों का मिला जुला था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी एक छलांग में पार कर लेता था। कौन? नीलू। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले, ये लेखिका कह रही है, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्द से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक दिया जाता, अवज्ञा यानी उसके आज्ञा के बिना, तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने भी न आता था। विगत 12 वर्षों से, यानी बीते हुए 12 वर्षों से उसके सामने उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा था, जिसकी ऊपरी सीढ़ियों पर पोर्टिको के सामने बैठकर प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से, यानी बहुत तेज गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में खड़ा रहता। जब तक उसको जाने का नहीं कहते तब तक वह जाता नहीं था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत देर समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन, आखेट प्रिय नहीं शिकार करने वाले कुत्ते,
अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था, यानी वह हिंसक नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते और मारते नहीं देखा था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों यानी पक्षी के बच्चे की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर और पंख निकलते ही थे कि वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उन्हें उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था, यानी कि उनकी पहरेदारी करता था कि कोई उन पक्षियों को उठाकर न ले जाए। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नीलू जो है वो पहरेदार की तरह खड़ा रहता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें होले से यानी धीरे से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता, यानी लेखिका के पास। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता था, मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियम के अनुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो यानी सर्दी हो, चाहे बरसात हो, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष की ओर उसमें रहने वाले का निरीक्षण करता रहता, यानी उनको देखता रहता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन और सर्दियों में बरामदे पर तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता, यानी उनकी देखभाल करता, उनकी पहरेदारी करता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई तो इस अभियान में अगुआ थे, यानी आगे थे। जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए, अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसहाट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया। यानी जब खरगोश बाहर आए, कुत्ते ने उसके ऊपर झपटा मारा, तो पत्तियों की जो आवाज हुई उससे ही नीलू समझ गया कि कोई दुर्घटना होने वाली है। उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यानी बाहर ओस गिर रही थी सर्दी के अंदर, फिर भी वह उस बिल के पास बैठा रहा जिससे कि कोई खरगोश बाहर न आए, क्योंकि बाहर आते ही कुत्ता उसे मार देगा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी गया और सुई भी लगवा ली। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, यानी कि एक बार लेखिका का एक्सीडेंट हो गया। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न कुछ पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। किसको? नीलू को। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूम कर देखने के बाद
वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता, यानी कि अगर उसको अस्पताल नहीं लेके जाते तो वो खाना छोड़ देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। ये लेखिका कह रही है, मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। ये कहानी, ये पाठ हमें यही समझाता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीव मात्र के प्रति अपनी दया की भावना को रखना चाहिए, अपनी दया की भावना को विकसित करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।